आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इतिहास के सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। और देखिए आप लोगों का हिस्ट्री का जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला जो मॉडल पेपर है उसका मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं, यानी कि गोपुरम मतलब होता क्या है। तो ये गोपुरम मतलब होता है मंदिरों का प्रवेश द्वार। मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या बोला जाता है, गोपुरम बोला जाता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा जैक बोर्ड 2022 का जो एग्जाम हुआ था, जो पिछला साल हमारा जो एग्जाम हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि आयंगर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। आयंगर व्यवस्था मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ये जो आयंगर व्यवस्था है ना भाई, ये हमारा विजयनगर का, जब विजयनगर साम्राज्य जो है हमारा, उसका क्या था, एक व्यवस्था था। उसका क्या था, एक व्यवस्था था। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, देखिए जो वहां का जो गांव होता था ना, उस गांव में क्या करा जाता था, उसमें 12 व्यक्तियों को चुना जाता था शासन के लिए। ठीक है, और जो 12 व्यक्तियों के जो समूह को जो चुना जाता था उसी को आयंगर बोला जाता है। इस चीज को यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देख लीजिए क्या है कि आयंगर व्यवस्था विजयनगर काल की एक ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अनुसार एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रत्येक गांव को संगठित किया जाता था, जिस प्रशासन के लिए 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। इस 12 शासकीय अधिकारियों के समूह को आयंगर कहा जाता था और ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को आयंगर व्यवस्था बोला जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि अकबर का जन्म कब और कहां हुआ था। तो अकबर का जो जन्म है 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 महापुरुषों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया है, इससे बहुत सारे महापुरुष है जिसका आप लोग नाम लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मैंने 5 का जो नाम लिखा है ये भी आपको लिखना है, आपका जो मर्जी है भाई लिखिए ना। आप कोई और नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप झांसी की रानी भी लिख सकते हैं। तो आपके मन में जो भी आता है, जो भी आ रहा भाई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए देखिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा। पहला हो जाएगा महात्मा गांधी, दूसरा मंगल पांडे, तीसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चौथा भगत सिंह, पांचवा चंद्रशेखर आजाद। यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया है, आप 5 में से 4 आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, लेकिन एग्जाम में जितना बोला जाएगा उतना ही लिखना है, आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है ताकि आपका यहाँ पर याद रहे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है कि दांडी किस राज्य में स्थित है। तो जो दांडी है वह भारत के गुजरात में स्थित है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है भाई। दांडी कहाँ है, तो गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ये जो लोथल है ना भाई, ये हमारा भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली में लोथल क्या है, गुजरात में स्थित एक बंदरगाह शहर है जो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह भोगवा नदी साबरमती नदी की एक दाहिने किनारे की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि भारत संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो भाई यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्या क्या स्रोत है, पहला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये कौटिल्य को ही चाणक्य भी बोला जाता है, याद रखिएगा। और अभी चाणक्य के द्वारा लिखा गया क्या था, एक पुस्तक था। ठीक है, यह पुस्तक कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक मौर्य काल की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में बताती है। मतलब ये जो पुस्तक, ये जो कौटिल्य का ये जो अर्थशास्त्र है, इसमें मौर्य काल का जो आर्थिक और जो राजनीतिक स्थिति है, किस प्रकार से था, क्या नहीं था, उस चीज के बारे में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया जाता है। आगे चलिए, आगे देख लीजिए क्या है। अगला जो है हमारा ये है मुद्रा राक्षस है। राक्षस मतलब राक्षस नहीं, ठीक है, ये मुद्रा राक्षस है। देखिए क्या है, यह पुस्तक गुप्त काल में विशाखा दत्ता द्वारा लिखी गई। विशाखा दत्ता को कहीं पर विशाख दत्त भी बोला जाता है। यह पुस्तक बताती है कि किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने सामाजिक आर्थिक स्थिति पर रोशनी डालने के अतिरिक्त चाणक्य की मदद से नंद वंश को पराजित किया था। किस प्रकार से जो धनानंद को, या फिर धनानंद कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, किस प्रकार से हराया था, हर एक चीज के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। आगे चलिए अगला जो है हमारा यहाँ पर 3rd नंबर में, जिसको हम लोग बोलेंगे इंडिका। इंडिका, ठीक है, और इंडिका के लेखक कौन है भाई, तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इंडिका के लेखक है। और ये जो मेगास्थनीज कौन थे, तो मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, याद रखिएगा। अगला है अशोक का जो अभिलेख है, इसमें अभिलेख, शिलालेख, गुहालेख जो भी चीज है ये सब चीज हमें यहाँ पर मिल जाता है और चीज यहाँ पर लिखा गया है।
आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 क्या है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्या है कि त्रिपिटक के विषय में आप क्या जानते हैं। त्रिपिटक के बारे में आप लोगों को लिखना है। देखिए त्रिपिटक जो है ना, ये बौद्ध धर्म का क्या एक प्रमुख ग्रंथ है, बहुत ही अच्छा सा ग्रंथ है। यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है, मतलब बहुत ही पुराना सा बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। इसमें भगवान बुद्ध का जो उपदेश है उसको यहाँ पर लिया गया है। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। इसको पाली भाषा में लिखा गया है और ऐसे बहुत सारे भाषा में इसको ट्रांसलेट किया गया है। त्रिपिटकों को 3 भागों में विभाजित किया गया। देखिए नाम है त्रिपिटक, मतलब इसमें 3 पिटक है। क्या क्या है, एक विनय पिटक है, एक सूत पिटक है और एक अभिधम्म पिटक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण लिखे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या क्या कारण यहाँ पर थे। ठीक है, देख लीजिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने का कारण, पहला क्या है कि सरकार द्वारा नेहरू समिति की रिपोर्ट को ठुकरा देना। देखिए यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, लेकिन परीक्षा में मात्र आप लोगों को एक ही लिखना है। दूसरा हो जाएगा साइमन कमीशन, तीसरा हो जाएगा पूर्ण स्वराज्य की मांग, चौथा हो जाएगा अत्यधिक आर्थिक महामंदी। तो ये सब क्या है भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के ये सब कारण है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है कि मुगलकालीन चित्रकला की क्या विशेषता थी। तो मुगलकालीन चित्रकला का क्या क्या विशेषता, देखिए पहला विशेषता कि भारत में मुगल चित्रकला की जो शुरुआत है, पहले यहाँ पर मुगलकालीन चित्रकला के बारे में थोड़ा सा लोग जान लेते हैं कि मुगलकालीन चित्रकला हमारा एक्चुअल में था क्या, कब प्रारंभ हुआ था, किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, फिर इसकी विशेषता को यहाँ आगे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या है, पहला क्या है कि भारत में मुगल चित्रकला की जो शुरुआत है हुमायूं के शासनकाल में विकसित हुई थी। हुमायूं का जो शासनकाल था उसी समय क्या हुआ था, मुगलकालीन चित्रकला का विकसित हुआ। मुगलकालीन चित्रकला 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य के काल को माना जाता है। 16वीं से लेकर 18वीं तक का ये जो टाइम पीरियड है, इसी को यहाँ पर चित्रकला का टाइम पीरियड माना जाता है। मुगल चित्रकला अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में उनका बहुत विकास हुआ था। ठीक है भाई, ये तो हो गया थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी मुगलकालीन चित्रकला के बारे में। अब इसका विशेषता क्या क्या है देखते चलिए, देख लीजिए विशेषता क्या क्या है। पहला क्या है कि मुगलकालीन चित्रकला को मुख्य 3 भागों में बांटा गया, इसको 3 पार्ट में बांटा गया, ये हो गया एक। दूसरा क्या है कि मुगलकालीन चित्रकला वास्तविक दृश्य पर आधारित थी, मतलब इसमें मैक्सिमम क्या होता है, रियल जो चीज है उसी चीज को इसमें दर्शाया जाता था। यह चित्रकला जीवन के सभी रंग के साथ प्रभाव दिखाती थी। मुगलकालीन चित्रकला एक लघु चित्रकारी थी। यह रंग संयोजन को चमक दमक आदि के साथ बनाया जाता था, मतलब हर एक चीज को यहाँ पर कॉम्बिनेशन के साथ एकदम अच्छे तरीके से, मतलब इसको चमका के एकदम अच्छे तरीके से बहुत ही सुंदर बनाया जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि दीन ए इलाही पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए दीन ए इलाही क्या है, तो अकबर किसी भी धर्म से संतुष्ट नहीं था और दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की। फिर क्या करता है, मतलब किसी भी धर्म के लेकर वो संतुष्ट नहीं था, फिर उसने खुद एक धर्म मतलब स्थापना किया, दीन ए इलाही। अकबर इसे तौहीद ए इलाही कहते थे, इसको तौहीद ए इलाही भी कहा जाता है। इसमें कोई धार्मिक मूर्तियां नहीं थी, इसमें कोई मूर्ति वगैरह नहीं था, कोई अनुष्ठान नहीं थे, मतलब कोई पूजा पाठ वगैरह नहीं होता था, कोई धार्मिक स्थान नहीं था, कोई एक फिक्स धार्मिक स्थान भी नहीं था और कोई पुरोहित भी नहीं था, कोई पंडित वगैरह कुछ भी नहीं था, मौलवी वगैरह कुछ भी नहीं था। यह सभी के लिए खुला था और इसमें सभी धर्मों की अच्छी विशेषताएं थी, मतलब कोई भी धर्म के जो भी, मतलब किसी भी धर्म के कोई भी व्यक्ति हो वो आ सकता था वहां पर। ठीक है, और वहां पर क्या था, जितने भी धर्म है उसमें जो भी अच्छी अच्छी जो बातें हैं, अच्छी जो विशेषताएं उसमें हर चीज को लिया गया था। जो व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहता था उसके मन में और उसके कान में, ठीक है, उसके कान में वह एक मंत्र देता था। यानी जो भी व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहते थे तो अकबर क्या करते थे, उसके कान में एक मंत्र बोल देता था। अधिकांश कुलीन वर्ग ने इस धर्म में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन बीरबल शामिल हो गए। ठीक है, अगला क्या है, इसमें बोला जाता है कि ईश्वर एक है तथा अकबर उसका पैगंबर और नेता है, ये बोला जाता है। 8वां पॉइंट क्या है कि दीन इलाही का अनुयायी बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अकबर से दीक्षा लेना आवश्यक था। ठीक है, मतलब आवश्यक पड़ता था, मतलब जिनको भी मतलब इसमें आना है उनको दीक्षा लेना पड़ता था अकबर से। फिर आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 क्या है, यहाँ पर सभी सदस्यों को अकबर को साष्टांग प्रणाम करना आवश्यक था। प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म दिवस पर भोजन का आयोजन करता था। इसके अनुयायियों के लिए मांस खाना निषिद्ध था, मतलब जो भी इसके अनुयायी होगा वो मांस नहीं खा सकता है। दाढ़ी रखना प्रतिबंधित था। ठीक है, दाढ़ी भी रखना यहाँ पर मना था, प्रतिबंधित था। अनुयायियों को उसकी इच्छा अनुसार जलाया या फिर दफनाया जा सकता है। जिस प्रकार का अनुयायी रहेगा वो जिसका उसको जैसा मतलब चाहे वैसा मतलब उनका होगा, जिनको दफन होना है दफन होगा, जिनको जलाना है वो जलाया जाएगा। तो जैसा भी बोला जाता था उसी प्रकार से होता था। ये हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन के मुख्य स्रोतों के नाम लिखें। देखिए इसमें 3 स्रोत है, एक तो साहित्यिक स्रोत है, एक पुरातात्विक स्रोत है, एक विदेशी यात्रियों के विवरण है। चलिए एक एक करके देखते हैं यहाँ पर इसका
यहाँ पर ये जो पॉइंट है क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं साहित्यिक स्रोत। देखिए साहित्यिक स्रोत में हमारा ब्राह्मण साहित्य आ जाता है, जिसमें हम लोग चारों वेद, ठीक है, जो भी हमारे 4 वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, ये सब हमारे इसके अंदर में आते हैं। बौद्ध साहित्य है तो बौद्ध साहित्य के अंदर में हमारे त्रिपिटक आता है, जातक आता है, कथाएं, दीपवंश एवं महावंश ये सब आते हैं। जैन साहित्य में जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंक है, ये सब भी आ जाते हैं। महाकाव्य, देखिए महाकाव्य में हमारा यहाँ पर रामायण और महाभारत आते हैं। ये हमारे क्या है, साहित्यिक स्रोत है, और यहाँ से हमें इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। ये सब चीज़ से क्या मिलता है, इतिहास को जानने को मिलता है। एक पुरातात्विक स्रोत है, देखिए इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत में आता है शिलालेख, अभिलेख, गुहालेख, मुद्राएं, मूर्तियां एवं चित्रकला, ये सब आते हैं, जहाँ से हमें हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है। आगे चलिए, यहाँ पर जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 जो है यहाँ पर क्या है कि विदेशी यात्रियों के विवरण। मतलब देखिए जो भी विदेशी यात्री आते हैं वो अपना यात्रा वृत्तांत लिखते हैं, ठीक है। तो यात्रा वृत्तांत में हर एक चीज को डिस्क्राइब करते हैं, जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। इसको भी नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि किताब उल हिंद के विषय में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे किताब उल हिंद के बारे में आपको बताना है कि किताब उल हिंद एक्चुअल में है क्या और किस प्रकार से ये क्या है, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, देख लीजिए किताब उल हिंद क्या है। पहला पॉइंट कि किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है। इसकी रचना अल बेरूनी ने की थी। इस पुस्तक की भाषा सरल और स्पष्ट है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ कठिन वगैरह नहीं है, सरल और स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है, मतलब एक बहुत ही बड़का सा ग्रंथ है कि इसमें धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा, सामाजिक विज्ञान, भार तोल, मापन, मूर्तिकला, कानून, विज्ञान, ये हर एक विषय को यहाँ पर टोटल मिलाकर 80 अध्यायों को यहाँ पर इसको 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां सभी शामिल थी। हर एक चीज के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। आगे चलिए, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों का वर्णन करें। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान, क्या क्या योगदान दिया, देखिए मैक्सिमम जो भी स्वतंत्रता के टाइम जो भी लड़ाई हुआ है, जो भी आंदोलन हुआ है, हर एक आंदोलन में महात्मा गांधी ने भाग दिया है। सबसे पहला है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में क्या होता है कि बिहार का जो चंपारण जो जगह है, वहां पर किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, और ठीक है, जो भी किसान आपत्ति जताते थे उनको मारा पीटा और धमकी दिया जाता था, ठीक है। इसलिए किसान ने सोचा कि चलो भाई महात्मा गांधी के पास जाते हैं और मदद मांगते हैं। तो महात्मा गांधी ने मदद किया और यहाँ पर एक सत्याग्रह चलाया जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। फिर खेड़ा वाला आता है, तो इसमें क्या होता है, फसल खराब हो जाता है, फलों की बीमार भी आ जाता है, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार के जो लोग थे, जो अंग्रेज थे, उन लोग बाज नहीं आ रहे थे, उनको चाहिए ही था, मतलब क्या चाहिए था, उनको लगान चाहिए ही था, टैक्स चाहिए ही था, ठीक है। इसी के चलते खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, और इसका भी नेतृत्व करता महात्मा गांधी ही है, ठीक है। आगे चलिए, फिर अहमदाबाद में ये क्या है, अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन। तो अहमदाबाद में सूती कपड़ों के कारखानों के मजदूरों के बीच आंदोलन चलाया। वहां के मजदूरों को बहुत ही कम वेतन दिया जाता था, अतः अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन मजदूरों के वेतन बढ़ाने के लिए था। ये हो गया। फिर देखिए एक है हमारा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में भी महात्मा गांधी सपोर्ट में थे। महात्मा गांधी को भारत खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। देखिए क्या थे, भारत का जो खिलाफत सम्मेलन था उसका अध्यक्ष भी था। इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम के मुखिया माने जाने वाले तुर्की के खलीफा के पद की पुनर्स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। मतलब देखिए तुर्की का यहाँ पर जो हमारा खलीफा है उनको पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना इसका मेन मकसद था, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 क्या है, असहयोग आंदोलन। देखिए महात्मा गांधी का कहना क्या था कि जो अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहा है ना, ये भारत के लोगों का ही सहयोग है। अगर भारत के लोग अगर सहयोग करना छोड़ देगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या होगा, जो अंग्रेज है वह हार जाएगा, वो मतलब बहुत ही जल्दी हमारे देश से चल जाएगा और हमारा देश आजाद हो जाएगा। और चीज को यहाँ पर लिख दिया गया है कि गांधी जी समझ गए कि भारतीयों का सहयोग ही एकमात्र कारण था जिसके कारण अंग्रेजों को भारत में रहने दिया गया। अगर भारतीय अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेगा तो देश को आजाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इतना गांधी जी ने असहयोग, इसलिए गांधी जी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन चलाया था। फिर नमक मार्च। नमक मार्च में क्या होता है, नमक के ऊपर क्या कर देता है, इन लोग टैक्स लगा देता है ब्रिटिश सरकार, और महात्मा गांधी बोलता है कि साला नमक क्या है, इस ऐसा खाने का सामान है कि उसके बिना कोई खाना बनेगा ही नहीं। इसलिए उसने क्या किया, एक दांडी यात्रा यानी कि एक नमक मार्च निकाला। ये बात हो गया। आगे चलिए अगला जो पॉइंट है देख लीजिए क्या है, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 है हमारे पास कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था, ठीक है। नाम ही है भारत छोड़ो आंदोलन के, भारत छोड़ दो। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है कि कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो कृष्णदेव राय का जो जन्म है पहला बात 16 फरवरी 1471 ईस्वी को कर्नाटक के हम्पी में हुआ था। कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम शासक था। देखिए सबसे अगर अच्छा विजयनगर का शासक का बात करा जाए तो कृष्णदेव राय थे। 1513 ईस्वी में उसने उड़ीसा के शासक गजपति
प्रतापरुद्र को परास्त किया तथा उसकी पत्नी से विवाह किया। फिर आगे बढ़िए सर, आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए आगे हमारे पास क्या है। तो आगे हमारे पास यहाँ पर और दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि कृष्णदेव राय की उपलब्धियां, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि कृष्णदेव राय की उपलब्धियां, एक लाइन यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या लिख देना है यहाँ पर कि कृष्णदेव राय की उपलब्धियां, कृष्णदेव, ठीक है, कृष्णदेव राय की उपलब्धियां। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में भी हमें वही दिया गया है, देख लीजिए, ठीक है। देख लीजिए ये क्या उपलब्धियां है ना, ठीक है, वही आपको लिख देना है। कृष्णदेव राय की उपलब्धियां, उपलब्धियां, एक सेकंड रुक जाइए। कृष्णदेव राय की उपलब्धियां यहाँ पर आपको लिख देना है, उपलब्धियां, कृष्णदेव राय का क्या है ये, उपलब्धियां, ऐसा आप लोगों को लिख देना है। देख लीजिए कृष्णदेव राय का यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर उपलब्धियां है। चलिए ये करके डिस्कस कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है। सबसे पहला है हमारा यहाँ पर कि एक विजेता के रूप में कृष्णदेव राय तुलु वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक थे। इनकी शक्ति का उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में भी किया है। एक शासक के रूप में तो देखिए कृष्णदेव राय एक कुशल शासक, राजनीतिक तथा कला संरक्षक भी थे। उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए कई कार्य किए। उन्होंने व्यापार की सुविधा के लिए अनेक बंदरगाह पर अच्छी व्यवस्था की। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि एक साहित्यकार के रूप में कृष्णदेव राय स्वयं एक महान विद्वान और कवि भी थे और उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी है। आगे चलिए यहाँ पर क्या है, एक कला प्रेमी के रूप में, मतलब एक कला प्रेमी थे। कृष्णदेव राय महान कला प्रेमी थे। इन्होंने विरूपाक्ष मंदिर के गोपुरम की मरम्मत कराई। फिर आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है कि भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन करिए। देखिए भक्ति आंदोलन से क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है ये चीज यहाँ पर बताना है। देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्या हो रहा है कि हिंदुओं में आशा तथा साहस का संचार, हिंदुओं में आशा बढ़ रहा है, साहस बढ़ रहा है, ठीक है। भक्ति आंदोलन से हिंदुओं में आत्मबल का संचार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं की निराशा दूर हुई और हिंदू अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने में सफल रहे। पॉइंट नंबर 2 क्या कि मुसलमानों के अत्याचारों में कमी, मुसलमान का जो अत्याचार उसमें कमी होता है। भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा प्रतिपादित शिक्षाओं उपदेश का प्रभाव मुस्लिम शासक पर पड़ा। विभिन्न धर्मों के मध्य एकता स्थापित हुई, जिससे मुस्लिम के अत्याचार कम हो गए, ठीक है, ये बात हो गया। आगे चलिए यहाँ पर देख लीजिए पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर हमें क्या दिया गया आप लोग देख सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में है कि वर्गीयता तथा संकीर्णता पर आघात। क्या है कि भक्ति आंदोलन में संतों के ऊंच नीच, छूत अछूत का भेदभाव दूर करने का प्रयत्न किया है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में व्याप्त वर्गीयता और संकीर्णता को आघात लगा। मतलब इसमें ये सब ये जो छुआछूत है, ऊंच नीचे, इसको इसमें दूर करा जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 क्या है कि आत्मगौरव एवं राष्ट्र भावना का प्रादुर्भाव। भक्ति आंदोलन के संतों की ओजस्वी वाणी ने मनुष्य में आत्मगौरव एवं राष्ट्र भावना का संचार किया, जिसके परिणाम स्वरूप कालांतर में महाराष्ट्र, पंजाब आदि में राष्ट्र आंदोलन का क्या है, प्रादुर्भाव हुआ। 5 नंबर के प्रांतीय भाषाओं का विकास, इसमें क्या होगा, जब प्रांतीय भाषा होगा उसका भी विकास होगा, जैसे हिंदी, मराठी, बांग्ला, पंजाबी, ठीक है, खोटा, ये सब का भी यहाँ पर क्या होगा, विकास होगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन 18 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन 18 गौतम बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाओं का वर्णन करें। तो गौतम बुद्ध का देखिए जीवन और शिक्षा क्या है। पहला है कि गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनके पिता का नाम क्या है, शुद्धोधन था और बौद्ध ग्रंथों में उनकी माता का नाम क्या है, महामाया मिलता है। महामाया क्या है, कौशल राज्य की राजकुमारी थी। ये जो महामाया है ना भाई, जो महामाया थी वो कौशल वंश की राजकुमारी थी। आगे चलिए पॉइंट नंबर यहाँ पर 3 क्या है कि 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म कपिलवस्तु के ही निकट आम्रकुंज में हुआ था, यहाँ पर जन्म हुआ था। देख लीजिए गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ था। इनके माता की मृत्यु बाल्यकाल में ही हो गई थी, मतलब जब भी छोटा था उस समय इसके माँ का मृत्यु हो गया था। और उसके बाद इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया, इसका लालन पालन, ठीक है, प्रजा गौतमी करते हैं, इसलिए इसका नाम आगे चलेगा वही गौतम बुद्ध बन जाता है। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। उनके पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध का जाति पाति में कोई विश्वास नहीं था, लेकिन वो समाज एकता में विश्वास रखते थे। जो महात्मा बुद्ध जो है ना भाई, ये किसी भी प्रकार से यहाँ पे जाति पाति भेदभाव ये सब ऊंची नीच में भरोसा नहीं रखता है। आगे क्या है कि उनका कहना है कि बौद्ध धर्म का अनुसरण कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, ठीक है। महात्मा बुद्ध अहिंसा पर बल देते थे। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद जीवन भर अहिंसा परम धर्म के सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है पॉइंट कि गौतम बुद्ध को बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए यहाँ पर जो इनका जो शिक्षा है, शिक्षा के बारे में यहाँ पर 1-2 पॉइंट इसको आप लोग देख लीजिए क्या है। यहाँ पर जैसे पॉइंट है कि गौतम बुद्ध के उपदेश क्या क्या उपदेश दिया है। पहला बोल रहा है कि संसार क्या है, दुखमय है। दूसरा है कि दुख के कारण भी है। तीसरा है कि इन दुखों से पीछा छुड़ाने के लिए तृष्णा का विच्छेद आवश्यक है। फोर्थ है कि दुख निरोध मार्ग पर चलकर दुखों से बचा जा सकता है। ये 4 पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ये डायरेक्ट आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं आगे हमारे पास क्या है।
फिर आगे है कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं 4 आर्य सत्य के नाम से जानी जाती है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर यहाँ से हमारा मानचित्र वाला क्वेश्चन शुरू हो जाता है। देख लीजिए मानचित्र वाला क्वेश्चन में यहाँ पर हमें क्या दिया गया है। तो मानचित्र वाला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि दिए गए भारत की रेखा मानचित्र पर किन्हीं 5 हड़प्पाकालीन स्थल को दर्शाएं। मतलब हड़प्पा से रिलेटेड जो भी 5 यहाँ पर स्थान है उसको आपको इस मानचित्र में दिखाना है। तो ये हो गया रोपड़, ये हो गया कालीबंगा, ये हो गया धोलावीरा, ये हो गया लोथल, ये हो गया रंगपुर। ठीक है, और आप लोगों का जो मैप्स है ना, मैप्स के ऊपर और एक वीडियो आने वाला है बहुत जल्द, वहां से आप लोगों को हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।